हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 11th को। इससे पहले साइंस के 10 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स ही दिए जाएंगे। कंबाइंड क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखना है और अच्छे से क्वेश्चंस को सीखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ की रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ की रिगार्डिंग, प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ की रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है। तो आप सभी लोग इस बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ पे 16 आपके स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। तो जितने भी और भी स्टूडेंट हैं सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इसका प्रॉफिट मिल सके, आपको इसका बेनिफिट्स मिल सके। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, आपको सिंपली चैनल पे जाना है। चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोस दिख जाएगा। आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वीडियोस पे नंबर भी दिया गया है ताकि आप उस नंबर पर कॉल करके इस बैचेज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप उसको हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि प्लीज़ आप इस बैचेज के रिगार्डिंग जब भी फ़ोन करें उस नंबर पर, तो वो नंबर सिर्फ स्पेसिफिक इस बैचेज के रिगार्डिंग ही बनाया गया है। तो प्लीज़ उस पर इस बैचेज के रिगार्डिंग ही डाउट पूछिएगा, ठीक है। इससे कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल आपको अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज, हम लोग हमेशा, यानी हम हमेशा चांद का एक ही चेहरा देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? यानी हम लोग हमेशा जो मून होते हैं चांद के एक ही फेस को, यानी एक ही तरफ के फेस को हमेशा देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके चांद के द्वारा जो रिवॉल्यूशन करता है वो अर्थ के राउंड, यानी चांद जो होता है वो रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के राउंड, उसमें जो उसको समय लगता है, चांद जब रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के राउंड उसमें जो समय लगता है वो समय बराबर होता है यदि चांद अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उससे। अब देखिएगा, रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो चीज़ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर क्या होता है। तो देखिएगा, यदि कोई मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, मान लेते हैं कोई पॉइंट एक यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट अगर घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके घूमता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा गोल सर्किल है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इस सर्किल पे क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। तो हम इसे कहेंगे रिवॉल्यूशन। कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, इस पॉइंट के बाद रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन होता है। और आपका रोटेशन क्या होता है? तो रोटेशन होता है कि यदि ये ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इसका एक्सिस यह होगा, ठीक है, इसका एक्सिस यह होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक्सिस है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि यह ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट क्या करे, ओमेगा स्पीड से या फिर किसी भी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव करता है, यानी अपने एक्सिस में ही रोटेट करेगा, तो उसे कहेंगे हम रोटेशन। तो ये होता है रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो चांद का फेस हमें एक ही फेस हमेशा इसलिए दिखता है क्योंकि जो आपका चांद होता है, ये अर्थ मान लेते हैं इसको अर्थ, तो चांद होता है वो अर्थ के अबाउट जब रिवॉल्व करता है, यानी जब आपका पूरा रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के राउंड, तो उसमें जो समय लगता है, और वो अगर अपने एक्सिस पर, यानी अपने कह सकते हैं कि धुरी पर जो रोटेट करता है उसमें जो समय लगता है वो दोनों समय इक्वल होता है। इस कारण से हमेशा हमें चांद का सिर्फ एक ही फेस नजर आता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी एक पृथ्वी के चारों ओर घूमने और अपनी धुरी पर घूमने के समान समय लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, वाटर पाइप इन हिली एरिया ऑफन ब्रस्ट ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज। कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में पानी के पाइप अक्सर ठंडी ठंडी रात में फट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर पाइप होता है वो ठंडी रातें में, जब आपकी कह सकते हैं कि बहुत जब ठंडा होता है, तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से पीछे चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है या फिर 0 डिग्री हो जाता है। तो और आपको पता होगा कि उस टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, यानी वो जम जाता है। तो जब भी कोई वाटर आपका जम जाता है, यानी जब आपका वाटर जो होता है वो पाइप में जम जाता है, और इस पाइप में जमने के कारण क्या होता है, आपका वो एक्सपैंड कर जाता है, यानी वो फैलता है। जब भी वाटर आपका जमता है तो वो क्या होता है, आपका एक्सपैंड करता है। क्या होता है, आपका एक्सपैंड करता है। तो इसी एक्सपेंशन के कारण पाइप का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है पाइप का, तो पाइप तो हार्ड होता है आपका, तो इस कारण से क्या होता है, पाइप हमारा ब्रेक कर जाता है। क्या होता है, पाइप हमारा फट जाता है, ठीक है। तो इसी इंक्रीज इन वॉल्यूम के कारण हमारा पाइप जो होता है वो हमारा फट जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी वाटर इन द पाइप फ्रीजेज। वाटर जो होता है पाइप में फ्रीज कर जाता है, यानी जम जाता है। एंड ऑन फ्रीजिंग वाटर
जब वाटर फ्रीज करता है तो वो एक्सपैंड करता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो इसी रीजन से क्या होगा, हमारा पाइप फट जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये पाइप है, इसमें नॉर्मल पानी जा रहा है और इसमें क्या करें हम, ईंटा कोच दे या फिर कुछ ऐसा डाल दे और कस के एकदम उसको धक्का दे पीछे से, इस तरफ से तेजी से फोर्स लगाए, प्रेशर लगाए, तो क्या होगा, हमारा स्वाभाविक बात है कि पाइप हमारा फटेगा। तो उसी प्रकार से बर्फ जब जम जाता है हमारा, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने के कारण पाइप हमारा फट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी पाइप में पानी जम जाता है और जमने पर पानी फैल जाता है जिससे पाइप टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ पैराशूट क्या है, अ पैराशूट डिसेंड स्लोली वेयर एज स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स रैपिडली बिकॉज। एक पैराशूट जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुत धीरे धीरे नीचे गिरता है। पैराशूट जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे गिरता है, लेकिन जब स्टोन को अगर हम फेंकते हैं तो वो क्या होता है, आपका तेजी से नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिएगा, ऐसा इसके कारण होता है कि आपका स्टोन जो होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, पैराशूट का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी पैराशूट का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने, पैराशूट इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा होता है और यहाँ पे आदमी क्या होता है, इस तरह से लटका हुआ होता है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है पैराशूट का वो बहुत ही बड़ा होता है, बिग सरफेस एरिया होता है, आप कहते हो लार्ज सरफेस एरिया होता है। और स्टोन का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो इस सरफेस एरिया स्मॉल होने के कारण स्टोन का, और कह सकते हैं कि सरफेस एरिया लार्ज होने के कारण पैराशूट का, जो हमारा पैराशूट होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब देखिएगा रेसिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है। अब आप सोचिए कि कोई भी वस्तु अगर एयर में जा रहा है तो उसको एयर रेसिस्टेंस को चीरते हुए जाना पड़ेगा, एयर रेसिस्टेंस को एकदम चीरते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि किसी वस्तु को अगर ऊपर से गिराते हैं और उसमें ज़्यादा एयर रेसिस्टेंस होगा, यानी उसको कह सकते हैं कि वो एयर को ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, यानी एयर उसको ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, यानी कहने का मतलब एयर उसको ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो एयर उसको ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगा तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। जब एयर किसी वस्तु को ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगा तो उसको जल्दी से नीचे नहीं आने देगा ना, एक तो उसकी तरफ से फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स जिसे कहते हैं, एक तरफ से धक्का देगा उसको ऊपर की तरफ। ठीक है, कि तुम नीचे नहीं आओ, तुम ऊपर रहो। तो इस कारण से क्या होगा, वो नीचे गिरने के बजाय धीरे धीरे गिरेगा तो ही नीचे, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के कारण नीचे ही गिरेगा। अब तो ऊपर तो भाग नहीं जाएगा ना, तो आएगा नीचे लेकिन धीरे धीरे आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसका एयर रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है। जब एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसका स्पीड को घटा देता है, इस कारण से हमारा पैराशूट जो होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराशूट है लार्ज सरफेस एरिया एंड एयर रेसिस्टेंस इज मोर, यानी एक पैराशूट का सतह क्षेत्र बड़ा होता है और वायु प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, यानी एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए मापते हैं। इस ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आपका आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। तो जैसे ह्यूमिडिटी मतलब समझिएगा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका देखें ह्यूमिडिटी का, तो आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत क्या होता है, चिपचिपापन महसूस होता है आपको, तो उसी चिपचिपापन को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपने सुना होगा कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत उमस है। ठीक है, तो वही ह्यूमिडिटी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे, जो कोलकाता के होंगे, वेस्ट बंगाल के होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ पे उमस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है आपका। और अगर हम बात करें कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा स्लिंग साइकोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेड लैम्प ऑफ कार इज। ठीक है, बताइए हेड लैम्प ऑफ कार में, यानी कारों के हेड लैम्प में हम किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि हेड लैम्प ऑफ पाइप में हम कैसे यूज करते हैं, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कौन से मिरर का? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पैराबोलिक कॉनकेव मिरर हो या फिर कह सकते हैं सर्कुलर कॉनकेव मिरर हो। कौन सा? सर्कुलर, सिलिंड्रिकल नहीं याद होना चाहिए, याद रखिएगा सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर, और फिर कह सकते हैं पैराबोलिक, सर्कुलर और पैराबोलिक कॉनकेव। ठीक है, चलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी परवलयिक अवतल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, शायद आपको याद होगा मे बी। अगर तो यहाँ पे SWIMMING होगा। ठीक है, स्विमिंग पूल होगा ना, स्विमिंग है। तो आपको बताइए कि जो स्विमिंग पूल जो होता है हमें वो कम डेप्थ क्यों दिखता है एक्चुअल, जबकि उसका ज़्यादा डेप्थ होता है, यानी ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन वो हमें एक्चुअल डेप्थ से लेस डेप्थ क्यों दिखता है। तो हमने आपको बताया था कि ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण? ड्यू टू रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम से होते हुए जाता है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो वन मीडियम टू अदर मीडियम जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, इसी रीजन से स्विमिंग पूल जो होता है वो हमारा लेस डीप दिखता है एक्चुअल डेप्थ से। डेप्थ मतलब गहराई से क्या होता है हमारा कम दिखता है।
ऐसे आपने इसका एग्जांपल हमने एक और दिया था आपको, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि मछली जो होता है अगर आप पानी में देखिएगा तो मछली आपको क्या होगा, ऊपर दिखेगा, अपने ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, और आप उसको जैसे ही पकड़िएगा तो नीचे से सट से भाग जाएगा, क्योंकि आपने तो हमेशा, आपको तो ऊपर दिख रहा है तो आप ऊपर हाथ लगाइएगा, जबकि होगा वो नीचे, ठीक है, जबकि वो होगा नीचे, तो आप वहाँ से सट से वो भाग जाएगा, ठीक है, तेजी से भाग जाएगा। तो आपको जब भी मछली पकड़ने जाइएगा, जब भी ऊपर देखिएगा मछली आ रहा है तो समझिए कि उसका वो ओरिजिनल डेप्थ नहीं है, उसका ओरिजिनल डेप्थ हल्का नीचे है, ठीक है, हल्का नीचे होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और हाथ तेजी से नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये रीजन होता है आपका रिफ्रैक्शन का कारण, यानी अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि अल्टरनेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा आपका इलास्टिक है। तो बताइए इलास्टिक कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो होता है वो आपका स्टील होता है। आपने पढ़ा होगा अगर आप 12th में, यानी आप अगर जीडी के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए बता दें कि आपने जरूर पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो होता है फिजिक्स में, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो इक्वल होता है गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। और इसी गामा का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और यही गामा जो होता है ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और कह सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी से हम किसी भी सब्सटेंस के इलास्टिक नेचर को जानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना इलास्टिक है और कौन सा सब्सटेंस कम इलास्टिक है, ठीक है। तो ये जो गामा होता है स्टील के लिए जो गामा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ स्टूडेंट इसके आंसर को रबड़ को लगा के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो दिखता होगा कि अच्छा रबड़ को हम ज़्यादा लमारते हैं, ठीक है, रबड़ को हम ज़्यादा लमार पाते हैं, ज़्यादा उसको खींच पाते हैं, तो यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर देखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार भी तो स्टील जो होता है वो आपका मोर इलास्टिक होता है देन द रबर, क्ले और प्लास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टील। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, ठीक है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 8th है। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द स्विमिंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए आपका जो स्पिनिंग बॉल होता है, क्या होता है, स्पिनिंग बॉल जो होता है वो आपका कहने का मतलब वो स्विम करता है, ठीक है। क्रिकेट बॉल का जो होता है आपका वो स्पिन करता है, या फिर कह सकते हैं स्विंग करता है। ये किस कारण से होता है, या फिर कह सकते हैं कि इस फेनोमेना को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कहने का मतलब कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद स्विंग को किसके आधार पर समझाया जा सकता है। तो हवा में जो क्रिकेट बॉल घूमता है उसको हम किसके आधार पर समझा सकते हैं, तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो के आधार पर समझा सकते हैं, यानी टर्बुलेंसी कॉज्ड बाय विंड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो हवा में, कहीं ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो हवा जो होता है, या फिर कह सकते हैं कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो उसके अलग अलग प्रकार के फ्लो होते हैं। एक होता है आपका लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि उसका जो गति होता है क्या होता है, हमेशा एक प्रकार का ही रहता है, यानी समान गति में जाता है, यानी अगर वो जल रहा है तो सभी वेव पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है, पैरेलली चलते रहेंगे। लेकिन लेमिनार फ्लो में ऐसा होता है, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, कोई वेव ऐसा चलेगा, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई कम कोई ज़्यादा, इस प्रकार से चलेगा। और बॉल जो होता है वो हमारा इसके बीच में ही घूमता रहेगा, मान लेते हैं ये बॉल, ठीक है। तो उसके आगे पीछे सबका अलग अलग वेलोसिटी रहता है, ठीक है, सबका अलग अलग वेलोसिटी रहता है। तो सबका जब अलग अलग वेलोसिटी रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ कम फोर्स लगे और एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगे। तो इस कम और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण, या फिर कम और ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हमारा बॉल क्या हो जाता है, आपका स्विम कर जाता है, बॉल क्या होता है, स्विम हो जाता है, ठीक है। स्विम, इसका बॉल जो होता है हमारा स्विंग हो जाता है, SWING, स्विंग हो जाता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब घूम जाता है, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम टर्बुलेंसी कॉज्ड बाय विंड से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th में लिखा जा रहा है कि वाई 2 थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट्स इन विंटर, यानी कहने का मतलब 2 पतला पतला शर्ट जो होता है वो हमें ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है एज कम्पेयर टू एक मोटे शर्ट के, ठीक है, यानी एक मोटे शर्ट के। यानी हम जब विंटर में अगर हम क्या करें, 2 पतले पतले शर्ट को पहन ले, ठीक है, और या फिर हम एक मोटा शर्ट को पहन ले, ठीक है, तो हमें जो 2 पतला पतला वाला शर्ट होगा वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा, वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा यहाँ पे जो हम फिनोमेना लगता है वो थर्मोडायनामिक्स का फिनोमेना लगता है। थर्मोडायनामिक्स में अगर आप अगर ग्रेजुएशन में होंगे या फिर अगर आप बीटेक कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको सीखना होता है ये सब चीज़ के बारे में, कि हीट ट्रांसफर करके चैप्टर होता है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। या फिर आप अगर 11th 12th में भी पढ़े हैं तो वहाँ पर भी आपने इसको सीखा होगा कि आपका जो हीट कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स, उसमें आपको इसके बारे में बताया गया होगा कि 2 जो शर्ट अगर पतले पतले अगर हम पहनते हैं उसमें क्या होता है, उनके बीच जो होता है हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी उनके बीच हमारा गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपके गैप होते हैं, फिर कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एयर लेयर होता है, जैसे एक शर्ट यहाँ है एक शर्ट यहाँ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो आपका लेयर होगा, इन दोनों के बीच जो होगा लेयर होगा, इसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो आपके एयर लेयर होते हैं बिटवीन 2 शर्ट्स, वो क्या होते हैं, एक इंसुलेटिंग मीडिया की तरफ बिहेव करते हैं, इंसुलेटिंग मीडिया की तरफ बिहेव करते हैं, यानी कहने का मतलब आपका वो हवा को
एक से दूसरे की तरफ जाने नहीं देते हैं, हवा को एक से दूसरे की तरफ नहीं जाने देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अंदर के हीट को, आपके बॉडी के हीट को बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम का जरूरत होगा, और अगर इसके बीच अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा, यानी कोई एयर ही प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, गर्मी ज़्यादा महसूस होगा। तो इसका रीजन यह होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी दो शर्ट के बीच की हवा की परत इंसुलेटिंग मीडिया की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू। ठीक है, ध्वनि गुजर नहीं सकती। ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती बताइए? तो ध्वनि जो होता है वो आपके वैक्यूम से गुजर नहीं सकता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी ध्वनि जो होता है उसको गुजरने के लिए, उसको ट्रैवल होने के लिए, उसको पास करने के लिए आपको मटेरियल मीडियम का होना आवश्यक है। यानी उसको मटेरियल होना, यानी उसको मीडियम चाहिए, यानी किसी मीडियम से जाएगा, या तो वाटर, या तो स्टील, या तो एयर, किसी भी मीडियम से उसको जाना जरूरी है। लेकिन अगर वैक्यूम रहेगा तो वो आपका कह सकते हैं कि वो पास नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता? उस वैक्यूम से पास नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको शायद पहले बताया हुआ है, शायद क्या एकदम बताया हुआ है। तो इसका आपको आंसर फिर से देना है, देखेंगे कि आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता है। तो आपको क्या बताना है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स ऑफ द टू द अर्थ सरफेस। चलिए यहाँ लिख देते। तो यहाँ पे हमने लिखा आपके लिए कि विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर जो होता है वो आपके रेडियो वेव को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ सरफेस की ओर। ठीक है, अर्थ सरफेस की ओर। तो हिंदी वाले बच्चे सुन लिए होंगे आपने, तो अगर सुन लिया है आप तो क्या करना है आपको? इसका आंसर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, उनको भी बताना है कि आंसर इसके क्या होंगे। ये हमने आपको बताया है। यदि आपको नहीं पता होगा तो हम समझेंगे कि आप प्रीवियस सारे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।